हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसकी पूरी थ्योरी हमने सीख ली है। अब हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 12 की टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है MCQs वाला कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, आयोनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। तो हमने देखा था कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक टाइप होता है। हमने इस पूरे चैप्टर में जो सॉलिड स्टेट है सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी की है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था कि पूरे चैप्टर में हम सिर्फ क्रिस्टलाइन स्टेट सॉलिड की स्टडी करने वाले हैं। और इसके 4 टाइप है। एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और एक होता है कोवेलेंट सॉलिड। तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें से ना एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें बताना है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा कैसे फॉर्म होता है? देखिए, ये कार्बन फैमिली होती है, उसके बाद में होती है नाइट्रोजन फैमिली। ये जो रहती है कार्बन फैमिली के मेंबर्स रहते हैं। कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये नाइट्रोजन फैमिली होती है। और कार्बन के पहले जो ग्रुप होता है वो कौन सी होती फैमिली होती है? बोरोन फैमिली के। यानी पी ऑर्बिटल के फर्स्ट ग्रुप ये होता है सेकेंड ग्रुप और ये होता है थर्ड ग्रुप। तो इस सेकेंड वाले ग्रुप के एलिमेंट के यानी कार्बन, सिलिकॉन, जो भी इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, इनकी अगर हम इस वाले ग्रुप के साथ में डोपिंग कराए इस वाले ग्रुप के साथ, तो हमें मिलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए इसके एलिमेंट यानी इसमें कौन रहता? सिलिकॉन कौन रहता? और इसमें रहता नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो यानी सिलिकॉन की अगर हम आर्सेनिक के साथ डोपिंग कराएं तो हमें मिलेगा एन टाइप। अगर मैं सिलिकॉन की इस बोरोन की फैमिली से किसी भी मेंबर के साथ, ट्रिक क्या होती है? बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। ये जो रहती है ये बोरोन फैमिली को लर्न करने की ट्रिक रहती है। अगर मैं बोरोन फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ में इस कार्बन फैमिली के मेंबर के किसी भी एलिमेंट की ना इस वाले ग्रुप के साथ डोपिंग कराओ तो मुझे मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है? डेफिशिएंसी रहती है पी टाइप में। और इसमें क्या रहता है? एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता। तो अभी देखिए ये जो सिलिकॉन है हमारा, प्योर सिलिकॉन तो होता नहीं है सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन नहीं होता है। सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक। तो देखिए ये इसका ना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सिलिकॉन डोप्ड विथ आर्सेनिक। क्योंकि देखिए सिलिकॉन इस वाला आर्सेनिक को किस ग्रुप का मेंबर है? ये नाइट्रोजन फैमिली का। तो इसके साथ इसकी डोपिंग कराएंगे हम इस ग्रुप में से किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमें एन टाइप मिलेगा। या फिर इस वाले ग्रुप की किसी मेंबर के साथ अगर देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सिलिकॉन डॉप्ड विद गैलियम। तो ये जो गैलियम है तो ये हमारा बोरोन फैमिली का मेंबर है, इसके साथ में करेगा तो हमें पी टाइप मिलेगा। और जर्मेनियम विथ इंडियम, अब ना ये जो इंडियम होता है ये IN इंडियम, ये भी बोरोन फैमिली का है। और ये जो जर्मेनियम है ये कौन सी? ये कार्बन फैमिली का। तो फिर इसकी इससे साथ डोपिंग कराएंगे तो फिर से हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। हमें एन टाइप चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन फ्रैंकल डिफेक्ट। थर्ड हमारा क्वेश्चन है फ्रैंकल डिफेक्ट का। एरो सॉरी ये कर्सर बराबर से मूव नहीं हो रहा, एक मिनट। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में ना
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सब्सटेंस इज चेंज। तो मैंने बताया था कि फ्रैंकल डिफेक्ट में ना तो डेंसिटी चेंज होती है ना ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज होती है। ये मैंने थ्योरी में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम रहती है, डेंसिटी भी सेम रहती है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं होंगे। थर्ड है बोथ केटायन एंड एनायन मिसिंग। ये तो हमारा किस में होता है, एनायन और केटायन मिसिंग होते हैं हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट में। फ्रैंकल डिफेक्ट में तो सिर्फ क्या होता है, केटायन अपनी जगह से मूव करके वैकेंट इंटरस्टिशियल साइड में जाके बैठ जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। और ये केटायन एनायन मिसिंग ये तो हमारे किस में होते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट में, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर डी है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व। जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमारी प्रिजर्व रहती है, तो हाँ न्यूट्रलिटी हमारी प्रिजर्व रहती है, ये इसका होगा करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय बीसीसी यूनिट। कौन सी यूनिट दी हुई है, बीसीसी यूनिट। सेल द वॉइड वॉल्यूम इज, हमें बताना है जो वॉइड स्पेस होता है। ये मैंने क्लास में डिटेल में बहुत अच्छे से थ्योरी के लेक्चर्स में बताया था कि वॉइड स्पेस हमारा एससीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है और एफसीसी में कितना होता है। तो देखो जो हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रहता एपीएफ वो एफसीसी में रहता 52% जो पैकिंग इफिशियंसी, बीसीसी में रहता 68% और एफसीसी में रहता 74%। तो अब ये जो है ना पैकिंग इफिशियंसी यानी एटम ने कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए, तो फिर जो वॉइड स्पेस रहेगा यानी एम्प्टी स्पेस, तो 100 में से ये एपीएफ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वॉइड वॉल्यूम आ जाएगा। तो एससीसी के लिए वॉइड वॉल्यूम रहता हमारा 48%, वॉइड स्पेस बोलो या फिर वॉइड वॉल्यूम बोलो। बीसीसी के लिए 100 माइनस 68 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 68 32%। और एफसीसी में हमारा वॉइड स्पेस होता है 100 माइनस 74 यानी 26%। तो इसका आंसर क्या होगा, हमसे पूछा है बीसीसी में वॉइड स्पेस यानी 32%। देखो 68 भी ऑप्शन में है, 68 क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है बीसीसी का। 100 में से 68 माइनस करेंगे तो 32, यानी ये जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32%। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर और वॉइड स्पेस। ये मैंने ना डिटेल में जब मैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर सिखा रही थी ना, इसका एक अलग से पूरा लेक्चर मैंने लिया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। The coordination number of the atom, एक मिनट, ये कर्सर जरा प्रॉब्लम कर रहा है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस। तो अब देखो हमने देखा था जो एससीसी में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता 6, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर रहता हमारा 8 और एफसीसी में और एचसीपी में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रहता 12। तो बीसीसी में कितना रहता 8, ये मैंने क्लास में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनकी वीडियोस देखिए, उसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी के लिए पूछा है ना, तो बीसीसी के लिए कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। 4 स्पीयर्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। कैसा हमारा फॉर्म होता है ये मैंने क्लास में फॉर्म करके बताया था कि किस तरह से हमारा फॉर्म होता है। देखो ये 3 स्पीयर इस तरह से होते हैं और यहाँ पे बीच में इसके ऊपर एक स्पीयर लगा हुआ रहता। तो ये जो यहाँ फॉर्म होता है ये होता हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। कितने स्पीयर से मिलके बनता है, ये बनता 4 स्पीयर से। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता वो हमारा 6 स्पीयर से मिलकर बनता। यहाँ एक स्पीयर, फिर यहाँ एक
फिर यहाँ और फिर इसके ऊपर एक, ऐसे टोटल 6 स्पीयर से मिलकर हमारा बनता ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 4 स्पीयर से मिलता टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद है द सेंटर्स ऑफ स्पीयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर एट द अपाइसिस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। जो हमारे सेंटर होते हैं ना स्पीयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, वो कहाँ रहते हैं, वो अपाइसिस में रहते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के। उसके बाद में ना नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द नंबर ऑफ एटम इज n, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ट्वाइस n। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बिकॉज देखिए मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर हमारे पास n एटम है हमारे किसी कंपाउंड में, किसी क्रिस्टल में, सॉरी कंपाउंड में नहीं, क्रिस्टल में n एटम है, तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड भी n होंगे, यानी अगर 2 एटम है तो एक मिनट, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे हमारे n, यानी अगर 2 एटम हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 2 होंगे और ट्वाइस n होंगे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी अगर मेरे पास में 2 एटम हैं तो 2 उसके डबल हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड ट्वाइस n। अगर n एटम हैं तो ट्वाइस n, यानी अगर 2 एटम हैं तो मेरे पास 4 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और जितने मेरे पास एटम होंगे उतने ही क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर ना टेट्राहेड्रल वॉइड डबल रहते हैं और ऑक्टाहेड्रल तो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे उसने दिया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड डबल है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ट्वाइस n नहीं होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम रहते हैं। n एटम है तो n ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। इफ़ द नंबर ऑफ एटम इज n/2, यानी n/2 अगर हमारे पास एटम है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या रहते, डबल रहते। तो यानी n/2 एटम है तो n हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन BCC क्रिस्टल इज, ये तो अभी हमने सॉल्व किए। द कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, कंपाउंड कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, HCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। HCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। एंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको बताना है 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस में इज कितने होंगे। यानी आपको ना HCP स्ट्रक्चर दिया हुआ है HCP का, उसमें आपको ना बताना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 0.4 मोल ऑफ सब्सटेंस के। तो देखो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रोज नंबर हमारा होता है। यानी एवोगैड्रोज नंबर मीन्स 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। मैंने आपको क्लास में भी ये बताया था लेक्चर्स में कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल रहते हैं, किसी भी एटम के एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो देखो HCP का एक मोल अगर होता है तो HCP के एक मोल में कितने 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास में ना हाफ मोल है, यानी हाफ मोल है, तो हाफ में इसका भी हाफ मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे 6/2। तो क्या हो जाएंगे हमारे मॉलिक्यूल्स 3:10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास में होंगे, यानी हाफ मोल में। तो देखो अगर हाफ मोल है तो जितने हमारे पास एटम होते हैं उतने ही क्या होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो अभी हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारे क्या होंगे, इतने होंगे। जितने एटम होते हैं ना तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो 3:10⁻23 क्या होंगे हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक कर्सर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होंगे हमारे 3:10⁻23 मॉलिक्यूल। और देखो जो टेट्राहेड्रल वॉइड के होते हैं वो क्या होते हैं, जितने अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एटम है तो उसके डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ये मैंने क्लास में बताया था। तो अभी हमारे पास में 3:10⁻23 मॉलिक्यूल है तो इसके डबल हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी 3:10⁻23
2:10⁻23 यानी टोटल 6:10⁻23 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसा हमें ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:10⁻23 ऑक्टाहेड्रल और 6:10⁻23 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन है पीबी हैज़ एफसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल 495 पिकोमीटर रेडियस आपको निकालना है। तो देखो कौन सा यूनिट सेल दिया हुआ है, एफसीसी दिया हुआ है। एफसीसी यूनिट सेल में ना, एफसीसी यूनिट सेल के लिए ना 4r इज इक्वल्स टू रिलेशन क्या होता है, √2a। 4r इज इक्वल्स टू ये एज लेंथ a हमें दी हुई है 495 मीटर, हमें रेडियस निकालना है। तो इस पर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएंगे, रेडियस इक्वल्स टू √2/4a। आप ये 4a की जगह पे रख सकते हैं 495 पिकोमीटर, √2/4 × 495 पिकोमीटर। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, रेडियस आपकी निकल जाएंगी। उसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ना थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको बताना है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 मेन टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं। एक होता है आयोनिक सॉलिड, एक होता है कोवेलेंट सॉलिड, एक होता है मेटेलिक सॉलिड, ये एक होता है आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक सॉलिड, ये 3 हमारे पास में होते हैं, और चौथा होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 4 होते हैं। तो इनमें ना पार्टिकल कौन से प्रेजेंट रहते हैं। अब ना ये एक सॉलिड है, ये काय से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। तो ये चारों में ये पार्टिकल कौन से, देखो अगर आयोनिक सॉलिड है तो ये पार्टिकल कौन से होंगे, ये होंगे हमारे आयन। कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट सॉलिड के केस में ये आयन, ये जो पार्टिकल है ये क्या होंगे हमारे, ये होंगे हमारे न्यूट्रल एटम। ये मैंने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, सॉलिड स्टेट की फर्स्ट क्लास में ही हमने ये देखा था। अगर मेटेलिक सॉलिड है तो ये आयन्स हमारे क्या होंगे, ये होंगे हमारे मेटल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिससे हमारा सॉलिड बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो अगर आयन है तो उसको बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। अगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, वाटर का एग्जाम्पल हमने लिया था H2O का, अगर मॉलिक्यूल हमारे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे इसमें, टाइप्स ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे मेटल, आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स। ये हो जाएंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल। 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में ही आंसर देना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ पार्टिकल में मेटल, आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय मेटल मेक मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ स्पेस एंड विच मेक्स लीस्ट इफिशियंट यूज। अब ना जो 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं ना क्रिस्टल के, कौन से 3 टाइप्स होते हैं, SCC, BCC और थर्ड होता है FCC। तो इसमें जो स्पेस का सबसे एफिशिएंट यूज है, यानी सबसे ज़्यादा स्पेस किस में यूज होती है, ऑक्यूपाई कर रखे थे इसमें ना 4 एटम रहते हैं। इसमें टोटल FCC में कितने एटम रहते हैं, 4 एटम रहते। BCC में 2 एटम रहते और SCC में सिर्फ 1 ही एटम रहता। तो सबसे ज़्यादा स्पेस का इफिशिएंट यूज ना इसमें होता है FCC में। तो आपको यही बताना है कि मोस्ट एफिशिएंट यूज किस में होता है स्पेस का, इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम रहते हैं। और इसमें लीस्ट एफिशिएंट यूज होता है क्योंकि इसमें ना एटम ना सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते SCC में, सिर्फ एक ही एटम रहता है। इसमें टोटल सबका कंट्रीब्यूशन अगर काउंट करें तो हमारा क्या आता, सिर्फ एक ही एटम आता। तो सबसे लीस्ट स्पेस का यूज होता, इफिशिएंट यूज होता SCC में, और सबसे ज़्यादा होता FCC में। तो ये 2 हो जाएंगे इसके आंसर। उसके बाद में ना नेक्स्ट है, द फॉलोइंग पिक्चर शो पॉपुलेशन बैंड्स और मटेरियल हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्लासीफाई देम एज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल। आपको ना इनको बताना है कौन सा सेमीकंडक्टर है, कौन सा मेटल
कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। तो अब ना देखो, मैंने क्या बताया था कि जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें ना जो कंडक्टर होते हैं उनमें ना बैंड पार्शियली फिल्ड रहती है। ये देखो पार्शियली फिल्ड, तो ऐसा पार्शियली फिल्ड क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। तो ये हमें पहले वाले में दिख रहा है, देखो हाफ फिल्ड वैलेंस बैंड, ये काय में रहता है, ये रहता है हमारा कंडक्टर में। फिर उसकी तो ये हो गया कंडक्टर। उसके बाद में ये किसका एग्जाम्पल है, देखो बैंड गैप, ये जो एनर्जी डिफरेंस लार्ज है इसमें, तो लार्ज एनर्जी डिफरेंस काय में रहता है, इंसुलेटर में रहता, और उसमें ना वैलेंस बैंड पूरी कंप्लीटली फिल्ड रहती है और ये कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहती है। ऐसा काय में होता है, ऐसा इंसुलेटर में होता। उसके बाद में ना ये जो है, तो ये है सेमी, ये सेकेंड वाला है हमारा इंसुलेटर, फर्स्ट वाला है हमारा कंडक्टर जिसमें वैलेंस बैंड जो है तो हमारी सिर्फ पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड। ये मैंने बताया था लास्ट लेक्चर, सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर में। उसके बाद में ना जो सेमी कंडक्टर होते हैं इनमें ना ये एनर्जी गैप कम होता है। देखो इसमें वैलेंस बैंड फिल्ड रहता है, लेकिन ये वैलेंस बैंड ना का इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पे जंप करके जा सकते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, क्योंकि एनर्जी गैप कम रहता है। तो ये कम एनर्जी गैप है, इस पर से हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा सेमीकंडक्टर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हमारी क्या होती है, यूनिट सेल की मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने यूनिट सेल सेकेंड लेक्चर में, सॉलिड स्टेट की सेकेंड थ्योरी के लेक्चर में मैंने बताया था कि यूनिट सेल क्या होती है। ये ना स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जो बार बार रिपीट होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, सॉरी स्ट्रक्चर का यूनिट रहता है ना, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ विच सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये होती है यूनिट सेल। उसके बाद में ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विथ टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करती है। तो देखो टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज करती है सेमीकंडक्टर के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो यही इसका आंसर है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये वैलेंस बैंड जो फील्ड रहती, इनमें ना सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और एनर्जी कंडक्शन बैंड, ये जो एम्प्टी कंडक्शन बैंड, इनका जो एनर्जी गैप रहता है ये क्या रहता, कम रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके जा सकता। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन के जाने की चांसेस ना बढ़ जाते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज़्यादा यहाँ से यहाँ जंप करके जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो। और मैंने बताया था जैसे ही कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होंगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, कंडक्टिविटी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। तो इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना आपको लेबल करना है कि सिलिकॉन के एमओज आपको दिए हुए हैं, एमओ के बैंड दिए हुए हैं, आपको बताना है ये बैंड कौन सा है। तो देखो ये जो है ये क्या है हमारा फील्ड, ये होता है वैलेंस बैंड। उसमें उसके बाद ये जो एम्प्टी है ऊपर वाला, ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और यही तो हमें बताना है, लेबल वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बैंड गैप। तो बैंड गैप क्या होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी ये एरो को हम बोलेंगे ये है हमारा बैंड गैप। सिर्फ लेबल ही करना था आपको, तो ये तीनों भी हमने लेबल कर दिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A solid is hard, brittle and electrically non-conductor. It means conduct electricity. What type of solid it is? तो अभी ना देखो, एक हार्ड सॉलिड है जो नॉन कंडक्टर है. क्या है? नॉन कंडक्टर. मीन्स वो क्या है? इंसुलेटर है. नॉन कंडक्टर क्या होते हैं? इंसुलेटर, जो करंट कैरी नहीं कर सकते. लेकिन जैसे ही मैं उसको मेल्ट करूंगी तो अब वो क्या करेगा? वो बन जाएगा कंडक्टर. अब वो करंट कैरी कर सकेगा जैसे ही मैं उसको मेल्ट करूंगी. मेल्ट करने पर वो करंट कैरी करेगा. तो ये ना आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है. ये मैंने थ्योरी में आपको बताना भूल गई थी. ये ना आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है. जो हमारे आयोनिक सॉलिड होते हैं ना, आयोनिक सॉलिड, तो ये ना मेल्ट करने पर क्या होते हैं? करंट. ये नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको मेल्ट करते हैं तो ये करंट कैरी कर सकते हैं. जैसे NaCl, इसको अगर मैं मेल्ट करूंगी या फिर वाटर में H2O में डिसॉल्व करूंगी तो अब तब ये क्या करेगा? ये करंट कैरी कर सकता है. वैसे तो NaCl क्या होता है? ये सॉल्ट होता है ना, तो सॉल्ट करंट कैरी नहीं कर सकता. लेकिन जैसे ही मैं उसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो फिर ये करंट कैरी कर सकेगा. ये एक पॉइंट ना मैंने थ्योरी क्लास में बताना आपको रह गया था, तो ये मैं अभी बता रही हूँ. इंपॉर्टेंट है. देखो, आयोनिक सॉलिड क्या करते हैं? आयोनिक सॉलिड जो होते हैं तो नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन मेल्ट होने के बाद ये कंडक्टर में चेंज हो जाते हैं. यानी मेल्ट होने के बाद ये करंट कैरी कर सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा आयोनिक सॉलिड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ HCP एंड CCP. HCP और CCP में हमको ना दो कॉमन प्रॉपर्टीज बतानी है. तो दोनों में क्या सेम रहता है? HCP और CCP में. CCP मीन्स FCC में. ये दोनों तो सेम ही है ना, HCP. तो ये इनमें और इनमें क्या सेम रहता है? CCP को ही हम FCC भी बोलते हैं. तो इनमें ना नंबर 1 तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो सेम रहता. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता दोनों का. मैंने बताया था FCC का और HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम रहता. जब मैं ना एटम की पैकिंग अरेंजमेंट बता रही थी उसमें मैंने ये थ्योरी लेक्चर में बताया था. उसके बाद जो सेकंड चीज़ रहती ना, इसमें ना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जो पैकिंग इफिशियंसी रहती है हमारी, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बोलो या फिर पैकिंग इफिशियंसी बोलो, पैकिंग इफिशियंसी वो क्या रहती? वो सेम रहती. और कितनी रहती? 74% रहती. और वॉइड स्पेस क्या रहता? फिर वॉइड स्पेस रहता 100 माइनस 74 मीन्स 26%. तो ये पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक और कोऑर्डिनेशन नंबर ये दोनों सेम रहता. उसके बाद ना स्केच या टेट्राहेड्रल वॉइड. आपको ना टेट्राहेड्रल वॉइड ड्रॉ करना है. तो कैसे बनता है? 4 एटम से मिलकर बनता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड. ये एक 1 एटम, उसको अटैच होता है सेकेंड एटम, फिर उसको अटैच होता है, और यहाँ जो बीच में यहाँ होल रहता है यहाँ पे उसके ऊपर एक रखा हुआ रहता है एटम. तो इस तरह से 4 एटम से मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बनता. और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता हमारा वो 6 एटम से मिलकर बनता है. ऐसे 3 रहते, फिर इसी के ऊपर और 3 रहते हैं यहाँ पे ऐसे. तो सॉरी, इस तरह से नहीं, ऐसे 3 एटम्स हमारे होंगे. ऐसे यहाँ पर 6 एटम के बीच में एक होल बनेगा तो ये रहता हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. और जो 4 एटम से मिलकर बनता वो क्या रहता है? टेट्राहेड्रल. देखो टेट्रा मीन्स क्या रहता है? टेट्रा मीन्स, इस पर से आप याद रखोगे, टेट्रा मीन्स 4. टेट्रा का मीनिंग ही होता 4. तो इस पर से आप याद रखोगे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कितने एटम से मिलकर बनता? 4 एटम से मिलकर बनता. तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए सॉलिड स्टेट के. बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.